हेलो बच्चों, मेरा नाम है हेमंत सिंह और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्षम सक्सेस एकेडमी में। देखिएगा, पर्टिकुलर पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। किसी गैस को यदि आप लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, बढ़ाने पर, घटाने पर, बढ़ेंगे, घटेंगे, अर्थात 3 फैक्टर्स देखे थे। नेचर ऑफ सॉल्यूटेड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा कौन सा, प्रेशर देखने का काम किया था। और फिर हम लोगों ने बात किया था कि प्रेशर का इफेक्ट पूरी तरीके से हम तब पढ़ पाएंगे जब हम इस हेनरी लॉ को क्या करेंगे, देखेंगे। तो नाम पूरी तरीके से विलियम हेनरी नहीं, और इन्होंने एक पर्टिकुलर लॉ दिया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड पर। और वो लॉ क्या दिया, अर्थात सिंपल सी एक बात हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रेशर के बढ़ाने पर, प्रेशर के इंक्रीज करने पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि कितना प्रेशर बढ़ाने पर कितने अमाउंट में गैस उस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होता है। अर्थात आपने 1 atm प्रेशर लगाया, 2 atm प्रेशर लगाया, 3 atm प्रेशर लगाया, अर्थात जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं कितना अमाउंट उस गैस का उस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होता चला जा रहा है। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया जाएगा हेनरी लॉ में, नहीं। तो मैंने लिखा कि हेनरी लॉ एक्चुअल में बताने का क्या काम करता है, इट गिव रिलेशन बिटवीन, क्या बताता है, किसके किसके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन देता है, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व विद इन द लिक्विड। उस लिक्विड के अंदर कितने अमाउंट में गैस डिजॉल्व है और प्रेशर, इन दोनों के रिलेशन को बताता है, इन दोनों के मैथमेटिकल रिलेशन देता है, जिसके थ्रू हम समझ पाएँ कि कितना प्रेशर बढ़ाने पर कितना गैस उस लिक्विड के अंदर या कितना अमाउंट ऑफ गैस उस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो सकता है। देखिएगा, तो आइए हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हेनरी लॉ को अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन डिफिनीशन से पहले इसके एक्चुअल पोर्शन को समझते हैं कि भाई प्रेशर को जब आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसे बढ़ रही है। तो देखिए, आपने क्या करना है कि एक कंटेनर ले लेना है। जैसे हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं कि हमने लिक्विड ले लिया, वाटर ले लिया, आप किसी भी प्रकार का सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो ये हमने एक प्रकार का सॉल्वेंट ले लिया, सही है, इस तरीके का सॉल्वेंट ले लिया। और थोड़ा सा मैं कंटेनर को और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर हम लोग एक पिस्टन लगा देते हैं, एक मूवेबल पिस्टन, जिसको ऊपर से नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। इस तरीके से आपने पिस्टन लगा दिया, ये इस तरीके से पिस्टन, देखिए। और इस पर्टिकुलर पोर्शन के स्टेज पर देखिएगा, ये हमारा सॉल्वेंट है और इनके बीच में जो खाली स्पेस है, आप जाहिर सी बात है खाली स्पेस में क्या भरी रहती है, गैस भरी रहती है। तो यहाँ पर भी हम कुछ अमाउंट में इस तरीके से गैस ले लेते हैं। अभी बात नहीं करेंगे कि कौन सा गैस ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं, आप बस सिर्फ बात को समझे ना। तो ये बहुत सारी गैसेस हम लोगों ने ले लिया। आप जानते हैं कि हमारा इन्वायरमेंटल प्रेशर, अगर बाहर से कोई प्रेशर ना भी लगाए तो ऊपर से 1 atm का प्रेशर होता है। उस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी कुछ गैसेस पहले से ही डिजॉल्व होती हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर ना, लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर, जैसा हम लोग समझते हैं। तो कुछ ये हमने पिस्टन लगाया, मूवेबल पिस्टन, कुछ गैसेस हमारे ये अनडिजॉल्व हैं और उसी प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कुछ गैसेस डिजॉल्व फॉर्म में हैं। तो हम लोग क्या एक बात लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रेशर P1 है, प्रेशर P1, अब ये कुछ भी हो सकता नहीं, प्रेशर P1 मान लेते हैं, एटमॉस्फेरिक है, आप बाहर से कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये हमारा प्रेशर P1 है। इस प्रेशर P1 पर अनडिजॉल्व गैस भी है, ये अनडिजॉल्व गैस जो डिजॉल्व नहीं है लिक्विड के अंदर, और ये कौन सी गैस है, यहाँ पर डिजॉल्व्ड गैस, डिजॉल्व, जो कि सोल्यूशन पूरी तरीके से बना चुकी है। अर्थात गैस का इस लिक्विड के साथ क्या बन चुका है, सोल्यूशन। देखिएगा, दिखाने के लिए हम लोग गैस के मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, लेकिन गैस लिक्विफाई होकर के वाटर के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, किसी न किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो। लेकिन पढ़ने की सहूलियत के लिए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, फेक रिप्रेजेंटेशन ना, लेकिन समझने के लिए। देखिएगा, यहाँ पर एक देखिएगा कि इस पर्टिकुलर प्रेशर P1 पर अनडिजॉल्व गैस और डिजॉल्व गैस के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। अर्थात यह इक्विलिब्रियम कुछ इस तरीके से होता है कि ये हमारा गैस है और प्लस का ये हमारा सॉल्वेंट है। कुछ प्रेशर पर यह गैस उस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हुई या उस गैस उस सॉल्वेंट के अंदर गई और क्या बना दी, हमारा सोल्यूशन बना दिया। तो इक्विलिब्रियम है, तो हमने कैसे दिखा दिया, कुछ इस तरीके से ये दिखा दिया कि इस प्रेशर P1 पर गैस उस सॉल्वेंट के अंदर गया और क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया। उसके बाद उस प्रेशर P1 पर कुछ गैसेस ऊपर की तरफ रह गई और कुछ गैसेस क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। तो डिजॉल्व गैसेस एंड अनडिजॉल्व गैसेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या होता है, एक गैस अगर यहाँ से निकल करके इस वाटर के अंदर आता है, सोल्यूशन बनाता है, तो उसी समय
जो पहले से डिजॉल्व गैस है वो कहाँ पर चला जाता है, उसका पोजीशन ले लेता है। फिर ये वाली गैस अगर इसके अंदर आता है, डिजॉल्व होता है, तो पहले से कोई डिजॉल्व गैस फिर कहाँ चला जाता है, ऊपर। मतलब ना ही इसका कंसंट्रेशन बदलेगा ना ही इसका कंसंट्रेशन बदलेगा, लेकिन दोनों के अंदर एक्सचेंज होता रहेगा एक एक मॉलिक्यूल का ना, सेम मॉलिक्यूल का। अगर 10 ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे की तरफ डिजॉल्व हो रहे हैं तो 10 नीचे वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसमें कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होता लेकिन चलता फिरता इक्विलिब्रियम है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रेशर P1। चलिए अब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या गैस हमारा सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होगा। देखिए जैसे आपने प्रेशर को इंक्रीज करने का काम किया, हम लोग यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा छोटा एरो बनाते हैं, प्रेशर को बढ़ाया, आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया। प्रेशर P1 से कितना कर दिया जाए, प्रेशर P1 से प्रेशर P2 कर देते हैं। प्रेशर P1 से हम लोगों ने प्रेशर P2 कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, इस तरीके से ये हमने लिया बड़ा सा कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा लिक्विड स्टेट, इस तरीके से हमारा ये लिक्विड स्टेट हुआ। यहाँ से यहाँ तक बनाए हैं तो यहाँ से यहाँ तक लिक्विड स्टेट बना देते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा हम लोग अब प्रेशर P1 से कहाँ लेके जा रहे हैं, प्रेशर P2 लेकर के जा रहे हैं। तो ये हमने इस तरीके से बना दिया पिस्टन। अच्छा, पिस्टन को थोड़ा सा हम लोग नीचे बना रहे हैं। देखिए हमारा ये वाला जो पिस्टन है थोड़ा ऊपर है, ये वाला पिस्टन कहाँ है, नीचे है, क्योंकि प्रेशर P1 से क्या लगाया हम लोगों ने, प्रेशर P1 से P2 लगाने का काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर हम लोग वेट रख देते हैं, जैसे W1 वेट रख दिया, या फिर यहाँ पे W2 वेट रख दिया, W3 वेट रख दिया, अर्थात 3-4 अलग अलग प्रकार के पत्थर रख दिया जिसका वेट W1 है, W2, W3 है। नहीं, एनसीईआरटी ने यहाँ पर भी वेट रखा है, आप किताबें अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी वेट रखता है। तो मान लीजिए W1 वेट पर प्रेशर P1 था, और W1 वेट रखने के बाद आपने W2 वेट और W3 वेट इस तरह से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जैसे वेट बढ़ाएंगे आप ऊपर से क्या पाएंगे, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। चलिए जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, कुछ गैसेज जो पहले से अनडिजॉल्व थी अब एक नए प्रेशर पर कुछ और गैसेस उसके अंदर क्या कर जाएंगे, डिजॉल्व कर जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ गैसेस हम लोग फिर से डिजॉल्व करते हैं, अर्थात पहले के कंपेयर अब गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगी कि कम, ज़्यादा डिजॉल्व होगी, क्योंकि ये प्रेशर कौन सा है, P2 वाला है, और वो भी कौन सा, ज़्यादा वाला है, जो कि P1 से ज़्यादा है। नहीं, इस तरह से। लेकिन इस समय भी कुछ गैसेस ऐसी होंगी जो अभी भी अनडिजॉल्व फॉर्म में होंगी, अर्थात ऐसा नहीं होगा कि इस प्रेशर P2 पर पूरी तरीके से गैस डिजॉल्व हो गए। हो सकता है कि ये जो कुछ गैसेज अनडिजॉल्व हैं ये प्रेशर P3 पर जाके डिजॉल्व हो, प्रेशर P4 पर जाके डिजॉल्व हो, अर्थात अभी भी हमारा सोल्यूशन या फिर हमारा ये जो पोर्शन है, सिस्टम जो है, इन इक्विलिब्रियम होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था कि प्रेशर के इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या करती है, इंक्रीज करते हुए हमने देखा कि प्रेशर P1 से आपने क्या किया, प्रेशर P2 किया, तो यहाँ पे P2 इज ग्रेटर देन अगर P1 है तो प्रेशर के इंक्रीज करने पर हमारा ये जो गैसेस अनडिजॉल्व थी वो क्या करी, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डिजॉल्व होती हुई चली गई। तो मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूं कि आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर वाटर लिया, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर P1 पर कुछ अमाउंट में गैस डिजॉल्व होंगी, कुछ अमाउंट में गैस अनडिजॉल्व होंगे, अर्थात इन इक्विलिब्रियम स्टेट होंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आप एक्सपेरिमेंटली प्रेशर को इंक्रीज करिए और देखिए क्या गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जैसे ही प्रेशर को बढ़ाएंगे जो गैसेस अनडिजॉल्व थी वो भी क्या हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगी, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा गैस हमें किस में मिलेंगे, सोल्यूशन स्टेट में मिलेंगे। फिर भी उस समय हमारी कुछ गैसेस अनडिजॉल्व होंगी जो प्रेशर P3 पर या प्रेशर P4 पर जाकर के क्या होंगी, वो डिजॉल्व होंगी। अर्थात सोल्यूशन हमेशा एक स्टेज के बाद, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट अपना लगा के सेटअप खत्म किया और आप देखना स्टार्ट करेंगे, सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ जब तक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा तब तक ये गैसेस इसके अंदर डिजॉल्व होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। इक्विलिब्रियम जैसे स्टेबलाइज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तो एक मॉलिक्यूल सोल्यूशन से ऊपर, अर्थात डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। ओवरऑल मेन बात करते हैं, ये तो हमारा एक कंटेनर को देखने का प्रभाव हो गया ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ गैस हमारी डिजॉल्व हुई है वो किसके वजह से डिजॉल्व हुई, प्रेशर की वजह से। तो क्या प्रेशर के बढ़ने की वजह से अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हो रही है, हो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ गैस घट जा रहा है इन द लिक्विड, ऐसा नहीं है। प्रेशर को बढ़ाने पर अमाउंट ऑफ गैस अर्थात सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर का और गैस की सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस विच इज अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, बाद में डिफिनेशन लिखूंगा, प्रेशर। देखिए अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। थोड़ा सा और देखिए समझते हैं।
अमाउंट ऑफ गैस कहाँ पर, जो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है, तो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व विद इन द लिक्विड, मैंने लिख दिया डिजॉल्व विद इन द लिक्विड, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व विद इन द लिक्विड। जो गैसेस, जितना गैस का अमाउंट उस लिक्विड के अंदर क्या है, डिजॉल्व है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ कौन सा, किसका प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, और कहाँ पर, ओवर द लिक्विड सरफेस। तो दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग बात पढ़ रहे हैं ओवर द लिक्विड सरफेस, ओवर द लिक्विड सरफेस बोल दीजिए या फिर सोल्यूशन सरफेस बोल दीजिए। अर्थात ये जो प्रेशर है, प्रेशर तो हो सकता है कि इस लिक्विड के अंदर भी जब गैसेस जा रही हैं तो उनका इस लिक्विड के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रेशर हो, नहीं बाहर की तरफ इंपॉर्टेंट कौन सा प्रेशर हमारा है, ये जो प्रेशर आ रहा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो लिक्विड है और लिक्विड के ऊपर जो गैसेस हैं, क्योंकि आप देखिए गैस का कंटेनर पूरी तरीके से बंद है, ऊपर की तरफ पिस्टन है और यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल है। गैस सोफा पे बैठने का काम नहीं करते, इधर उधर घूमने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जाके टकराएंगे, पिस्टन पर टकराएंगे, कंटेनर पर टकराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल पर क्या करेंगे, टकराएंगे। तो इनका जो प्रेशर होगा इस लिक्विड के सरफेस पर, वही रिस्पॉन्सिबल होगा इनको इसके अंदर डिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बोला जाता है कि अमाउंट ऑफ गैस जो कि लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट ओवर द लिक्विड सरफेस। यह गैस का प्रेशर जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। अच्छा, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस का प्रेशर है इसको क्या बढ़ाया जा सकता है, तो वही तो हमने काम किया कि प्रेशर को जैसे ही बढ़ाया, प्रेशर को इंक्रीज किया, आपने वेट को बढ़ा दिया, प्रेशर P1 से P2 हो गया, तो पिस्टन इस गैस के ऊपर प्रेशर लगाएगा और यह गैस किसी दूसरे गैस के ऊपर प्रेशर लगाएगा, सारी गैसेस मिलकर इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और ओवरऑल सोल्यूशन या सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गैसें इसके अंदर डिजॉल्व होंगी। ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस which is dissolved within the liquid is directly proportional to the pressure of gas present over the liquid surface। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर प्रेजेंट है उसकी हमेशा क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। देखिएगा सारी बातों में एक चीज़ हमेशा बात छुपी है, अर्थात ये सारा जो सिस्टम चल रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कब चल रहा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व विद इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट ओवर द लिक्विड सरफेस। अगर गैस के ऊपर लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट गैस का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, डिजोल्यूशन प्रोसेस भी या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड भी बढ़ता चला जाएगा और आप बाहर से एक्सपेरिमेंटली प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ पिस्टन के ऊपर आप वेट रखते चले जाइए, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, गैस उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्या होंगे, डिजॉल्व होने का काम करेंगे। ओवरऑल क्या अभी हम लोगों ने हेनरी लॉ के बारे में बात कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम लोगों ने जनरल बातें देखी हैं कि भाई प्रेशर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए कंडीशन हमारी ये है कि आप अमाउंट ऑफ गैस लिख रहे हैं, बताइए अमाउंट ऑफ गैस किस में लें, मोलरिटी में, मोलरिटी में, मोल फ्रैक्शन में, मास परसेंटेज में, किस में लिया जाए। अर्थात अब हेनरी लॉ हमें बताएगा कि आप अमाउंट ऑफ गैस किस में लें। दूसरी बात हमारा पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस को भी क्या सिंपली एक प्रेशर ले लिया जाए, सिंपल प्रेशर। सिंपल प्रेशर नहीं लेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर को पढ़कर इंक्लूड करने का काम करेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेशर की इंक्रीज करने पर हमारा जो सॉल्युबिलिटी है गैस की इंक्रीज करती है, और वो कैसे कि जितने अमाउंट में हमारा गैस होता है लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होता चला जाता है जैसे जैसे आप गैस का प्रेशर बढ़ाते हो ओवर द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे आपका गैस विद इन द लिक्विड क्या होता चला जाएगा, डिजॉल्व होता चला जाएगा। अब हमारा फैसला यह फंसा था कि अमाउंट किस में लें हम लोग, मोलरिटी में, मोलरिटी में, तो ये हम लोग हेनरी लॉ से पूछेंगे। हेनरी लॉ ने गैस के अमाउंट को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अर्थात इसी जगह हम लोग हेनरी लॉ को अगर डिफाइन करें तो लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। देखिएगा एक सिंपल पर्टिकुलर, ये हम लोगों ने एक सिंपल रिलेशन बनाया जिसको हमें बातें समझ में आए। इसी सिंपल रिलेशन को हम लोग हेनरी लॉ से कंपेयर करेंगे और समझेंगे। अमाउंट ऑफ गैस को किस में लेंगे, मोल में लेंगे, अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लेंगे, हम लोग गैस लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अच्छा, ये गैस का मोल फ्रैक्शन कहाँ पर, जब गैस अनडिजॉल्व है कि डिजॉल्व है। हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन एक यूनिट सोल्यूशन की है, जब सोल्यूशन बन जाएगा तब हम मोल फ्रैक्शन का नाम लेंगे। तो वह गैस जो कि कहाँ पर डिजॉल्व है, लिक्विड के अंदर, अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व विद इन द लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है उसका मोल फ्रैक्शन, नहीं डिजॉल्व विद इन द लिक्विड, डिजॉल्व
विद इन द लिक्विड, तो जो लिक्विड के अंदर हमारा डिजॉल्व है गैस, उसका मोल फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। देखिए हेनरी लॉ में प्रेशर की बात नहीं किया जाता, पार्शियल प्रेशर की बात किया जाता है। नहीं, आप पार्शियल प्रेशर के बारे में 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। हेनरी के फ्रेंड पर्टिकुलर डाल्टन ने ही पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पर अलग अलग गैस का अपना खुद का एक क्या होता है? प्रेशर होता है। जैसे मैं अगर किसी कंटेनर ले लूँ, नहीं मैंने इस तरह कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने ऑक्सीजन को बंद कर दिया, नाइट्रोजन को बंद कर दिया, मेथेन को बंद कर दिया, नहीं तो इस तरीके से 2 या 3 गैसेस को एक एक कंटेनर में आप बंद कर दीजिए। बताइए क्या सारी गैसेस उस कंटेनर के ऊपर सेम न्यूटन का फोर्स लगाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। हर एक गैसेस का इस कंटेनर के ऊपर लगाया गया प्रेशर क्या होगा? अलग अलग। तो एक गैस का उस कंटेनर के ऊपर जितना प्रेशर है अर्थात खुद का प्रेशर क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम या विच इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर। नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी CO2 है, SO2 है, अमोनिया है, अलग अलग प्रकार की गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अलग अलग गैस का अपना प्रेशर क्या है? अलग अलग। और जो अलग अलग गैस का अपना अलग अलग प्रेशर है वही उनका कौन सा प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या है? इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस। नहीं तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? डाल्टन का। ये 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्रेशर ऑफ गैस को किस में कन्वर्ट कर दें? पार्शियल। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेशर पार्शियल प्रेशर में किसी एक गैस के प्रेशर को क्या मान रहे हैं? पार्शियल प्रेशर मान ले रहे हैं। नहीं, प्रेशर ऑफ गैस जब आप मानेंगे तो क्या मानेंगे? ओवरऑल मानेंगे। जैसे इस कंटेनर के अंदर अगर मुझे ओवरऑल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, तो सबके पार्शियल प्रेशर को मैं जोड़ करके क्या बना दूंगा? ओवरऑल प्रेशर बना दूंगा इस तरीके से। तो टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व विद इन द लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जैसे मैं अगर कहता हूँ तो देखिएगा इस तरीके से हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से हमने लिक्विड बनाया। ये कंटेनर को थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। अब इस पिस्टन के अलावा कुछ गैसेस मान लीजिए हमारी इस तरीके से डिजॉल्व है, कुछ अनडिजॉल्व। जैसे हमने पर्टिकुलर इसके अंदर ऑक्सीजन गैस ले लिया, O2 गैस ले लिया, हमने नाइट्रोजन गैस ले लिया, हमने यहाँ पर CO2 गैस ले लिया। तो अलग अलग गैस का इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर क्या होगा? अलग अलग। इस सेम प्रेशर P1 पर भी इस गैस का इस लिक्विड के ऊपर जो अपना प्रेशर होगा अलग होगा, इसका इसके ऊपर प्रेशर अलग होगा, इसका इसके ऊपर प्रेशर अलग होगा। अर्थात सभी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिविजुअल प्रेशर अर्थात पार्शियल प्रेशर। तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व विद इन द लिक्विड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस के ऊपर गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है पर्टिकुलर हमारा ये कितना डिजॉल्व होगा। गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो डिजॉल्व भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, गैस का पार्शियल प्रेशर कम है तो डिजॉल्व भी कम से कम होगा। और एक सर्टेन प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हर एक गैस का अपना पार्शियल प्रेशर क्या होगा? अलग अलग होता है। पार्शियल प्रेशर को निकालने का फार्मूला भी होता है ना, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व विद इन द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और ये गैस का पार्शियल प्रेशर कहाँ देखेंगे? ओवर द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर या सॉल्यूशन सरफेस के ऊपर, ओवर द लिक्विड सरफेस, ओवर द लिक्विड सरफेस। तो देखिएगा हमारा पर्टिकुलर तैयार हो गया हेनरी लॉ। और इस हेनरी लॉ को अब हम बड़े आसानी से डिफाइन कर सकते हैं बिना डिफिनीशन रखे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व विद इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट ओवर द लिक्विड सरफेस। गैस का कितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द उस गैस का पार्शियल प्रेशर जो कि उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर दिख रहा है या बता रहा है ना। तो यही है हमारा हेनरी लॉ। लेकिन सारी बातें एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमने लिखा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व विद इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट ओवर द लिक्विड सरफेस। तो ये हमने डिफाइन किया किसको? हेनरी लॉ को। तो कितना गैस का मोल फ्रैक्शन, कितना उस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगा, ये डिपेंड करेगा उस गैस का पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड सरफेस के ऊपर कितना है। लिक्विड सरफेस के ऊपर गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उस गैस का पर्टिकुलर हमारा
डिजॉल्व होगा उस लिक्विड के अंदर। और गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाया भी तो जा सकता है। जैसे इस गैस का पार्शियल प्रेशर O2 का मैंने फर्जी मान लिया 5, इसका मैंने मान लिया 6, इसका मैंने मान लिया 7। तो यही प्रेशर P1 पर जब प्रेशर P2 लगाएंगे हम लोग तो पार्शियल प्रेशर, इस प्रेशर P1 पर इनका पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर P2 पर इनका पार्शियल प्रेशर बदल जाएगा, 7 से हो गया 8 मान लीजिए, N2 का 6 से हो गया 5, 6 से 7 हो गया, ऑक्सीजन का 5 से 6 हो गया, अर्थात एक एक कदम बढ़ा देते हैं। सिंपली सपोज दैट करके, नहीं सिंपली नहीं, देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक रिलेशन बनाने का काम करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बताइए मोल फ्रैक्शन को किससे इंडिकेट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से चाई से इंडिकेट करने का काम करते हैं, मैंने आपको कहा यक्स बोलने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन जो कि यक्स से इंडिकेट कर दिया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, गैस है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो कि किसके अंदर डिजॉल्व है, लिक्विड के अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा लिखा जाए, प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, अर्थात कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ये कब है, लिक्विड के अंदर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ये कब है, ओवर द लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस के ऊपर उस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उसका मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड के अंदर उतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, भाई प्रेशर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी लिखा जा सकता है। तो आप इधर से लिख दीजिए या फिर इधर से लिख दीजिए, इस तरीके से। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, हटाने का काम करेंगे। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो हम लोग देखिएगा p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो x है, इसमें हम लोग हटाते हैं इसको, यहाँ पर एक हेनरी लॉ कांस्टेंट लगाते हैं, P इक्वल टू के एच, और N2 का क्या लगाते हैं, x। तो ये हमारा इस तरह से फार्मूला आ जाता है, P इक्वल टू के एच N2 का x। यहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस। के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब प्रति गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखेंगे किसके लिए ज़्यादा रहेगी, किसके लिए कम रहेगी। और x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व विद इन द लिक्विड। तो ये प्रेशर भी हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, गैस के ले रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका ले रहे हैं, गैस का ले रहे हैं। और ये हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट P इक्वल टू के एच इंटू का x। तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है, और इसी रिलेशन को हम लोग हेनरी लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन बोलते हैं। हमने शुरू में बोला कि हेनरी लॉ क्या बताता है, ये प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में रिलेशन बनाता है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, इनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन देता है P इक्वल टू के एच इंटू का x। तो at a constant temperature the mole fraction of gas which is dissolved within the liquid is directly proportional to its partial pressure present over the liquid surface। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो कि लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, लिक्विड के ऊपर, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। एक कांस्टेंट प्रेशर पर अलग गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रेशर को आप बढ़ाते चले जाएंगे, P1 P2 P3, गैस का अपना खुद का पार्शियल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा अपने हिसाब से ना। तो यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P लिख दिया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख दिए। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट h, हेनरी लॉ और के क्या है, कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट लगाया गया P इक्वल टू के एच इंटू x। आइए हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं, कैसे इसके ग्राफ को ड्रा किया जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, हमें हेनरी लॉ का एक रिलेशन मिल गया, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, प्रेशर ऑफ द गैस एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व विद इन द लिक्विड के बीच में रिलेशन। और के एच क्या है, हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अलग अलग पर्टिकुलर गैस के लिए अलग अलग होगी, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन को P है हमारा, 3 रिलेशन है, और इसको यदि आप पर्टिकुलर ग्राफिकल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, y बराबर mx, इस तरीके से y बराबर mx। तो हम लोग पर्टिकुलर इसको रखने का काम करते हैं। देखिएगा ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, हम लोग y वाले सेगमेंट पर हम लोग प्रेशर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर है, और x वाले सेगमेंट पर हमारा x एक्सिस पर कौन सा है, मोल फ्रैक्शन है। तो ये हमने लिखा हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन, ये इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है। नहीं, अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो y बराबर पर्टिकुलर ये mx हमारा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये आएगा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम लोग देखिए समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अगर मैं सेगमेंट मान लूँ, जैसे ये मैंने पहला सेगमेंट मान लिया यहाँ से यहाँ, दूसरा मैंने कुछ सेगमेंट लगा दिया यहाँ से यहाँ, तो ये कोई ग्राफ चलते हुए ग्राफ का पोर्शन है, ये प्रेशर P1 है और प्रेशर P2 है। और देख रहे हैं प्रेशर P1 से P2 क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा है। P2 प्रेशर पर देखिए प्रेशर P1, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को मैंने x1 मान लिया और यहाँ पे मान लिया x2। तो प्रेशर P1 पर x1 घुला हुआ है गैस का अमाउंट, और प्रेशर P2 पर x2 घुला हुआ है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा पर्टिकुलर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, इसी तरह प्रेशर P3 लेके आएंगे, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। प्रेशर P4 लेके आएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व विद इन द लिक्विड इंक्रीज करने का काम करेगा। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा y बराबर mx को। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसके
इसके अंदर इसके बारे में देखिए P इक्वल टू KH इंटू एक्स लिख दिया हम लोगों ने। अब हमें कुछ इसके बारे में जान लेना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में, कि हेनरी लॉ कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कब बढ़ता है कब घटता है, किसके लिए वैल्यू सेम होती है किसके लिए ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा पर्टिकुलर पोर्शन है कि हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अबाउट हेनरी लॉ कांस्टेंट, कुछ बातें हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में, कि हेनरी लॉ कांस्टेंट को देख करके आप क्या क्या चीज़ें उसके बारे में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन भी हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे हमने पहला देखिए पॉइंट लिखा कि डिफरेंट गैसेस है, अलग अलग गैस का डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH, अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू जो कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसके लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर द सेम सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर, अगर सॉल्वेंट भी सेम है तब भी। जैसे पर्टिकुलर देखिए कैसे आप निकालेंगे, क्यों अलग अलग होती है। P इक्वल टू आपने लिखा पर्टिकुलर KH इंटू का X। अब KH की वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे, KH इक्वल टू P बटा का क्या लिख दिया जाए, X लिख दिया जाए। ये P क्या है, पार्शियल प्रेशर, और ये पर्टिकुलर हमारा X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व इन द लिक्विड। तो बताइए अलग अलग गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता था, अलग अलग, तो गैस का पार्शियल प्रेशर अलग 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 है तो मोल फ्रैक्शन भी उसका डिजॉल्व जो होगा लिक्विड के अंदर वो अलग अलग होगा। तो P और X के ही रिलेशन से क्या मिल रहा है, आपका KH मिल रहा है, तो P अलग तो X अलग, तो आपके KH की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग। फॉर द सेम सॉल्वेंट, अगर उसी वाटर के अंदर ऑक्सीजन को डिजॉल्व करिए, उसी वाटर के अंदर N2 को, CO2 को, HCl को, तो सबका पार्शियल प्रेशर उस 1 atm के प्रेशर पर या जितना प्रेशर आप रखना चाहते हैं अलग अलग होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी उनका डिजॉल्व जो आएगा वो अलग अलग आएगा, इस नाते KH की वैल्यू अलग अलग। तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH फॉर द सेम सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर को अभी आप बढ़ाते हैं घटाते हैं तो KH की वैल्यू इधर उधर होने लगेगी ना, KH की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरी बात यूनिट ऑफ KH कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ KH, KH की यूनिट क्या निकालेंगे, बताइए KH का रिलेशन क्या मिला हमको, P इक्वल टू इस तरीके से लिखे हम लोग KH इंटू हेनरी लॉ कांस्टेंट इंटू का X, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, P बटा का X। अब आप देखिए X क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन, ये जो X हमने लिखा ये हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और P क्या है हमारा प्रेशर अर्थात पार्शियल प्रेशर, तो ये हमने लिख दिया पार्शियल प्रेशर या डायरेक्टली प्रेशर लिख देता हूँ मैं, ये लिखा मैंने प्रेशर। तो देखिए यूनिट हमको निकालना है, बताइए मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये इसके पास यूनिट नहीं होता तो हम लोग पीछे पढ़ के आए कि इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसके फार्मूले में ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो यूनिटलेस क्वांटिटी अर्थात KH का जो यूनिट होगा वही होगा जो कि प्रेशर का यूनिट होगा। तो यूनिट ऑफ KH क्या लिख दें, यूनिट ऑफ KH इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही हेनरी लॉ कांस्टेंट के भी यूनिट होगी। तो यूनिट ऑफ KH इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर, बार में लिखा हो तो बार में, ATM में लिखा हो तो ATM में, तो वही हेनरी लॉ कांस्टेंट की भी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। नहीं, चलिए आइए इसी तरह तीसरे कॉन्सेप्ट को देखें। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि किस गैस के लिए KH की वैल्यू, क्योंकि KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, किस गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसके लिए कम होगी, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे देखेंगे। जनरली देखिए ज़्यादातर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में हम ये देखते हैं कि कोई अगर जिसके साथ रिलेशन बना हुआ है उसका अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो भी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट देखिए उल्टा पड़ता है। जैसे वह गैस के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उस गैस के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी जो कम से कम पर्टिकुलर क्या है, जो लोअर सॉल्युबल है, कम से कम सॉल्युबल है। इसका मतलब जिसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा वो गैस कम सॉल्युबल है, और जिसके लिए KH की वैल्यू कम वो गैस ज़्यादा सॉल्युबल है। अब ये देखिए रिलेशन कैसे उल्टा सुल्टा नज़र आ रहा है आपको, अर्थात देखिए सिंपल सी एक पोर्शन है, हम लोग पर्टिकुलर P इक्वल टू एक रिलेशन लगाते थे अभी KH इंटू का X इस तरीके से। बताइए इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे क्या लिखा जा सकता है, KH इक्वल टू P बटा का X, तो KH इक्वल टू क्या लिख दिया, P बटा का X, और X क्या हमारा मोल फ्रैक्शन है। अब देखिए थोड़ा सा मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ये KH। अब देखिए KH और X के बीच में जो रिलेशन दिख रहा है हमको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। जैसे देखिए एक पर्टिकुलर प्रेशर पर अलग अलग गैस अगर आपने कंटेनर के अंदर रखा है तो उसका तो पार्शियल प्रेशर मान लीजिए फिक्स हो गया, नहीं, अब उस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पर उस गैस का मोल फ्रैक्शन उसके अंदर डिजॉल्व है, तो जिस गैस का ज़्यादा से ज़्यादा मोल फ्रैक्शन अगर डिजॉल्व है तो उसके लिए KH की वैल्यू कम, जिस गैस का मोल फ्रैक्शन कम डिजॉल्व है उस गैस के लिए उसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा। अर्थात देखिए यह हमारा अमाउंट ऑफ गैस है,
और अमाउंट ऑफ गैस और KH के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है वो KH और अमाउंट ऑफ गैस अर्थात मोल फ्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर ये ज़्यादा तो इसकी वैल्यू कम आएगी, अगर ये कम तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगर लिक्विड के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व है तो KH की वैल्यू कम। तो उल्टा बोल सकते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन द लिक्विड कम डिजॉल्व है तो KH की वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं कि KH की वैल्यू पर्टिकुलर अगर ज़्यादा आती है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अर्थात जिसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उसके लिए क्या होगा, कम होगा। नहीं, यही बात देखिए लिखा गया कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसका उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं अर्थात लोअर द वैल्यू ऑफ KH हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो KH की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विद इन द लिक्विड क्या होगा, वो कम होगा। अर्थात जिस गैस के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी उसके लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, कम से कम होगा। नहीं, अच्छा KH की वैल्यू अगर हमारी कम से कम किसी गैस के लिए होती है, KH की वैल्यू कम होगी तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तो KH की वैल्यू कम, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये हमने रिलेशन निकाला इस तरीके से। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर अगर मैं फर्जी इसी तरह से आपसे पूछ दूँ कि ऐसा होता नहीं ना, पॉइंट में हमको KH की वैल्यू एक लंबा चौड़ा रिलेशन 0 पॉइंट समथिंग करके हमको इतना ATM बार पूरा पूछता है। नहीं, तो अगर मैं सिंपल सा लिख दूं एक गैस के लिए जो कि X गैस है उसके लिए KH की वैल्यू 5 है, एक Y गैस है उसके लिए KH की वैल्यू 7 है, तो बताइए X गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगा कि Y गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो मैंने कहा कि KH की वैल्यू जिसके लिए कम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो KH की वैल्यू कम X के लिए है तो यह गैस X वाली ज़्यादा सॉल्युबल होगा। नहीं, Y के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा तो ये कम सॉल्युबल। अर्थात पूरा कंक्लूजन ये है कि KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व विद इन द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। किसी गैस का ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है तो उसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, कम से कम आएगी। और ये क्यों आ रही है, अपने से ये मैथमेटिकल रिलेशन से आ रहा है ना, क्योंकि KH की वैल्यू P/X के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखिए पहले पर्टिकुलर 5 डिजॉल्व था, 7 डिजॉल्व था, किसी में 10, 15, तो डिनोमिनेटर बढ़ता अगर चला जाएगा तो जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा पूरी वैल्यू को छोटा करता चला जाएगा तो KH जो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर पहले मान लीजिए 10 था, 6, 5, 3, 2, 1, डिनोमिनेटर को कम करते चले जाइए। अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व विद इन द लिक्विड कम से कम अगर है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी तो ये वैल्यू ऊपर क्या आएगी, बड़ी से बड़ी आएगी। तो यही पर्टिकुलर बात बोली जा रही है। देखिए दूसरी बात देखिए हमारा क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो पोर्शन होता है हमारा हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये तो हमने पढ़ लिया। दूसरा पोर्शन रुकिए इसको मिटाते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अबाउट हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में। जब से हम लोगों ने पर्टिकुलर हेनरी लॉ को पढ़ा तो उसमें सबसे डिफिनीशन में लिखा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जो भी बातें चल रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर चल रही हैं। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी का एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा था उस प्रेशर पर वो कहीं ना कहीं नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो वैल्यू ऑफ KH होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने का काम करती है। वैल्यू ऑफ KH टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने का काम करती है। अर्थात टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, घट सकती है। अब हम ये समझते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो याद रखिएगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने का काम करती है। इसका मतलब बोल सकते हैं ऑन इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, हेडिंग क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ KH विल इंक्रीजेस। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ KH बढ़ेगा। फिर भी बात बचेगी नहीं तो हम लोग पर्टिकुलर समझते हैं कि कैसे काम हो रहा है ये। तो P इक्वल टू पर्टिकुलर हमने लिखा KH और इनटू का क्या लिखा इस तरीके से X। हमें KH को फाइंड आउट करना है, KH कैसे बढ़ रहा है घट रहा है। तो KH का रिलेशन बनाते हैं पहले, P बटा का क्या लिखा हम लोगों ने X। अब देखिएगा हम लोगों ने एक पहले पुरानी बात पढ़ी है कि टेम्परेचर को जब आप बढ़ाने का काम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विद इन द लिक्विड क्या करता है, घटता है। जाहिर सी बात है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो डिजॉल्व गैस है वो स्किप करना स्टार्ट कर देंगे ना, उड़ना स्टार्ट कर देंगे। उसी तरह टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस पहले से डिजॉल्व है, गैस डिजॉल्व है पहले से, लेकिन बाहर से यदि आप टेम्परेचर देने लगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, उससे क्या करेंगे, स्किप करने का काम करेंगे। बिल्कुल हमारे वाटर मॉलिक्यूल की तरह टेम्परेचर देते हैं, वाटर के बीच में जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड उसको ब्रेक करने का काम करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं रहती उनके बीच में और वो उड़ जाते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। यहाँ पर देखिए
अब इसके रिलेशन को देखते हैं। देखिए अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करेंगे, टेम्परेचर को जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगा। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस जो इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है वो क्या होगा, कम होगा। समझिएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट रहा है। क्या समझना है, टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस जो इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है वो क्या करेगा, कम होगा, घटेगा। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने पर गैस उड़ने का काम करता है, उड़ जाता है लिक्विड के अंदर ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इसकी, तो अमाउंट ऑफ गैस क्या करने, डिक्रीज करने का काम करेगा। अब बताइए अगर ये मोल फ्रैक्शन हमारा डिक्रीज करेगा तो KH की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने पर KH की वैल्यू घटी, KH की वैल्यू घटने X की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू घटी और KH की वैल्यू क्या कर गई, बढ़ गई। तो तीन रिलेशन लगाएंगे, पहला टेम्परेचर को बढ़ाया, दूसरा अमाउंट ऑफ गैस क्या कर गया, घट गया, सॉल्युबिलिटी क्या कर गई, घट गई, सारे गैस उड़ गए। जो गैस कम सॉल्युबल होता है किसी लिक्विड के अंदर उसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा। तो इस रिलेशन को पकड़ के चलते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है। अलग अलग कॉम्पिटिशन में बोर्ड में बड़ा आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ KH ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने पर KH की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलेंगे टेम्परेचर के बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ने का काम करेगा, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटने का काम करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन द लिक्विड घटने का काम करेगा। तो ये वैल्यू ऑफ KH इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आइए इसी तरह एक दो नोट पॉइंट भी देखने का काम करते हैं। तो देखिए बच्चे, दो नोट पॉइंट हम लोगों ने लिखा है। इस दो नोट पॉइंट के जरिए से कुछ कॉन्सेप्ट समझने का काम करेंगे। देखिए शुरुआती तौर पर जब हम लोगों ने हेनरी लॉ को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हम लोग पार्शियल प्रेशर के बारे में बता रहे थे। कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेस को बंद कर दिया, ऊपर से प्रेशर लगाया और लिक्विड के अंदर वो क्या कर रही थी, डिजॉल्व होने का काम कर रही थी। लेकिन वहाँ पर एक बात कही जाती है कि वो गैसेस आप लेकर के चलेंगे जो कि पर्टिकुलर आपस में या फिर उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करें। क्योंकि जब पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो बात सोल्यूशन की नहीं रहेगी ना, सोल्यूशन तो फिजिकल नेचर को बात करता है, फिजिकल चीज़ों का बात करता है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये गैस कभी भी हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि पर्टिकुलर ये वाटर के अंदर जाने के बाद इट रिएक्ट एंड दूसरे कंपाउंड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट। भाई ऑक्सीजन को आप डिजॉल्व कर रहे हैं तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन ही प्रेजेंट रहे, नहीं कोई दूसरा चीज़ न बन जाए। लेकिन CO2 को या अमोनिया को वाटर के अंदर जब डिजॉल्व करते हैं तो CO2 अमोनिया रही नहीं जाती, वो अपने बेस या फिर अपने एसिड के अंदर वो क्या कर जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, गैस डिजॉल्व करें तो गैस ही रहे, गैस ही डिजॉल्व रहे उसके अंदर। इसी नाते CO2 और अमोनिया जो होती है हेनरी लॉ को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करती हैं, और हेनरी लॉ को वो कोई भी गैस नहीं फॉलो करेगा जो उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाए ना, रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड बना ले। तो जैसे ही पर्टिकुलर ये गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, ये H2CO3 बनाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे देखिएगा CO2 जो होता है अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है H2CO3 आपका कार्बोनिक एसिड, H2CO3। तो देखिए ये तो गैस था यहाँ पर, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, इट फॉर्म में एसिड, अर्थात ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है और ये एसिड बनाने का काम कर दिया। नहीं, आपने पर्टिकुलर ये 10th क्लास के अंदर ये रिलेशन पढ़ा होगा। अच्छा, ये जानते हैं एसिड है तो ये पर्टिकुलर ब्रेक कर जाता होगा उसमें और ये बनाएगा 2H+ और प्लस का क्या बनाएगा, CO3 2- इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, आयोनाइज्ड फॉर्म में। उसी तरह से देखिए जैसे हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अब हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन बना रहा है, अमोनिया। अमोनिया जो है वाटर के अंदर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बनाने का काम करता है। NH4OH ये क्या हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH रिप्रेजेंट द बेस, नहीं वाटर के अंदर ये भी टूट जाता होगा, क्या बनाएगा, अमोनियम आयन बनाएगा और OH क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। अर्थात पूरा नोट पॉइंट देखिएगा, CO2 एंड अमोनिया डू नॉट फॉलो हेनरी लॉ बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म H2CO3 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक नोट पॉइंट याद रखिएगा। देखिए हमें क्या लिखा है कि अगर आपने कुछ गैसेस ले ली, जैसे हम लोगों ने कुछ गैसेस ले ली और आपने सॉल्वेंट ले लिया सेम, अर्थात वाटर, अर्थात कुछ गैसेस का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देख रहे हैं विद इन द वाटर के अंदर, तो कुछ गैसेस का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आप पर्टिकुलर एक ही सॉल्वेंट के अंदर देख रहे हैं वाटर के अंदर। और हमने ये बात भी किया था कि अलग अलग गैसेस अगर हैं तो अगर आपने एक ही सॉल्वेंट रखा है तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर या उस सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग होगी, वही दिखा रहा है। तो सबसे अधिक देखिए अमोनिया होती है या CO2 होती है, अलग बात है हेनरी लॉ से ये नहीं होती, तो ये हेनरी लॉ के दौरान नहीं फॉलो करती या हेनरी लॉ को नहीं फॉलो करती, फिर भी रिएक्ट ज़्यादा कर जाती है ना,
CO2 जैसे ही वाटर के अंदर मिलता है तो ज़्यादा एफिनिटी रखता है CO2 वाटर के साथ कंबाइन होने का, तो आसानी से उसके अंदर जाके डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली वो केमिकल रिएक्शन कर दे रहे हैं। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा अमोनिया CO2 O2 CO N2 H2 और इस तरीके से ये अच्छी, हमें बिल्कुल भी ये कुछ याद में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सिर्फ लास्ट का ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसके बगल में ये ऑक्सीजन आ गया। अच्छा, 2-3 चीज़ें देखिएगा, अगर हम लोग हेनरी लॉ को नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, लेकिन ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है और इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, अगर आपका पिछले वाले पोर्शन के अंदर बात किया था कि अगर हमारा प्रेशर सेम होता है तो उस सेम प्रेशर पर भी अलग अलग गैस का जो मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व विद इन द लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होता है वो अलग अलग होता है। जैसे देखिए, ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है और 3 ग्राफ दिखा। अच्छा, प्रेशर को अगर खींचने का काम करें तो हमने एक सिंपल एक सेम प्रेशर ले लिया, मान लेते हैं प्रेशर P1 होगा ये। इस प्रेशर P1 पर हमारी मोल फ्रैक्शन अलग अलग आ रहा है। जैसे देखिए, इस O2 का यहाँ पे आ रहा है, इस H2 का देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा है, इस N2 का, और यहाँ पे नीचे H2 का कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो जैसे देखिएगा, ऊपर से नीचे हमारा मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर P1 पर सबसे अधिक जो गैस डिजॉल्व है वो कौन सी है, ऑक्सीजन, और सबसे कम जो डिजॉल्व है वो कौन सी है, H2। ये क्यों हो रहा है? प्रेशर तो सबके लिए सेम है, प्रेशर P1, लेकिन ऐसा इस नाते क्योंकि इनका पार्शियल प्रेशर क्या है, अलग है। तो एक कांस्टेंट प्रेशर पर, चाहे वो प्रेशर P1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो, एक कांस्टेंट प्रेशर पर अलग अलग गैसेस का पार्शियल प्रेशर ओवर द लिक्विड सरफेस क्या करता रहता है, बदल जाता है, या पार्शियल प्रेशर बदलता है। जैसे 1 atm प्रेशर पर हर एक गैस का अपना पार्शियल प्रेशर अलग होगा, इस नाते वाटर के अंदर डिजोल्यूशन प्रोसेस का अलग अलग होगा, मोल फ्रैक्शन अलग अलग डिजॉल्व होगा। तो एक सेम प्रेशर पर देखिए सबसे अधिक कौन डिजॉल्व है, O2। किसके बीच में कंपेयर करें, O2 N2 और H2 के बीच में कंपेयर। याद रखिएगा, ये N2 है, H2 नहीं है, ये N लिखा हुआ है, N2, इस तरीके से। चलिए, तो ये पर्टिकुलर हमारी बात। चलिए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से हम लोग। तो देखिए बच्चों, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, ये पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये टॉपिक हेनरी लॉ जो पढ़ा उसी का एप्लीकेशन थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, लिखा है कि द वैल्यू ऑफ KH की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ती है। डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर्टिकुलर बढ़ने के साथ वो घटती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने पर उसकी वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है। पहले इंक्रीज करती है, बाद में डिक्रीज करती है ना, सारी बातें फालतू हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक बातें पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर KH की वैल्यू होती है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करते हैं तो KH की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। और कॉन्स्टेंट भी बढ़ा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी, गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी तो मोल फ्रैक्शन घटेगा, और मोल फ्रैक्शन घटेगा तो KH और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन इन्वर्स, मोल फ्रैक्शन घटा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ इसकी वैल्यू बढ़ने का काम करेगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज डेविएटेड फ्रॉम हेनरी लॉ, कौन सी गैस है जो हेनरी लॉ और हेनरी लॉ का जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है P = KH × X, अर्थात फॉलो नहीं करता, उससे डेविएट करता है ना। अर्थात हमने कहा था वो सारी गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ जनरली क्या करती हैं, रिएक्ट करने का काम करती है। जनरली CO2 और अमोनिया का नाम ज़्यादा आता है, तो हमारा पर्टिकुलर इसके अंदर देख लीजिए कौन सी गैस वाटर के साथ रिएक्ट कर देती है, नहीं H2 रिएक्ट करेगी, नहीं N2 आर्गन, नहीं CO2 रिएक्ट कर जाता है। तो CO2 डज नॉट फॉलो हेनरी लॉ बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म कार्बोनिक एसिड ना H2CO3। हमने कहा गैस है तो गैस जब डिजॉल्व हो रही तो गैस ही रहे, नहीं दूसरे कंपोनेंट में ना कन्वर्ट हो जाए, नहीं इस तरह से। देखिएगा ये पोर्शन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ KH की जो वैल्यू है उसके फ़र्क क्या पड़ता है देखते हैं। ग्रेटर फॉर गैस विथ हायर सॉल्युबिलिटी, KH की वैल्यू उस गैस के लिए ज़्यादा होती है जिसके लिए उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उस लिक्विड के अंदर, क्या ये है। ग्रेटर फॉर द गैस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, क्या ये है। कांस्टेंट फॉर द ऑल गैस, भाई KH की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, हमने लिखा था कांस्टेंट नहीं होती, अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। नॉट रिलेटेड विद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो ये बिल्कुल भी खराब ऑप्शन है। तो हमारा देखिए यही दोनों ऑप्शन में से एक ही सही है। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि हमने रिलेशन पढ़ा KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, तो वह गैस जो पर्टिकुलर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल है उसके लिए KH की वैल्यू कम होगी, और वह गैस जो कम से कम सॉल्युबल है उसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी, नहीं। तो देखिएगा ग्रेटर फॉर गैस विथ हायर सॉल्युबिलिटी, क्या KH की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्या ऑप्शन होगा, ग्रेटर फॉर द गैस विद द लोअर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी अगर गैस की लोअर है, कम है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम अर्थात मोल फ्रैक्शन कम, उसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा, तो वैल्यू ऑफ KH इज ग्रेटर फॉर द गैस विथ लोअर
सॉल्युबिलिटी, इस तरीके से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये देखिए पूरी कहानी थी आपकी हेनरी लॉ के बारे में। हम लोगों ने हेनरी लॉ में क्या क्या चीज़ पढ़ने की कोशिश की। हेनरी लॉ को पहले हम लोगों ने कंटेनर बनाया, उसके थ्रू समझने का काम किया, एक रिलेशन बनाया, उसी रिलेशन से हम लोग हेनरी लॉ को समझने का काम किया। अमाउंट की जगह मोल फ्रैक्शन लिखा, प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट किसका है? डाल्टन का है। हेनरी के क्या थे? फ्रेंड थे वो, उनका पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा हम लोगों ने और भी मैथमेटिकल रिलेशन पढ़े, हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा, उसके बाद पढ़ा पर्टिकुलर हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में, कब बढ़ता है कब घटता है, कि अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। यूनिट ऑफ केज किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूनिट ऑफ प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। उसके बाद बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया हेनरी लॉ को क्यों नहीं फॉलो करते? बिकॉज इट रिएक्ट विद वाटर फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2CO3 अर्थात कार्बोनिक एसिड। उसके अलावा हम लोगों ने एक सेम प्रेशर पर कुछ ग्राफ भी बनाने का काम किया और ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की। चलिए पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन के इस पर्टिकुलर फेज को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग पर्टिकुलर राउल्ट्स लॉ को टच करने का काम करेंगे। राउल्ट्स लॉ और उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको देखने का काम करेंगे, अर्थात वेपर प्रेशर जैसे टॉपिक को टच करने का काम करें। तो देखिएगा बच्चों, पर्टिकुलर ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। जो भी टॉपिक क्लास 12th में आपको पढ़ाई जा रही है, जो जेन्युइन है वही पढ़ाया जा रहा है। यकीन मानिए हम इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं कि आपको सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चल रहे हैं या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चल रहे हैं। हम ओवरऑल आपकी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसके थ्रू आपकी केमिस्ट्री में रुचि बढ़े, जिसके थ्रू यदि आप एक लेसन पढ़ते हैं तो उसके दूसरे लेसन को भी आपको मन करे पढ़ने का। नहीं तो हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है। और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बाउंड्री नहीं रखी जा रही कि आप नहीं बोर्ड लेवल तक ये पढ़ो, इसके अलावा ये ना पढ़ो। नहीं, हम लोगों ने पर्टिकुलर पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन के थ्रू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आपका पूरा कमांड हो, वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाएं। यकीन मानिए आप नोट्स लिखिए इसका। नोट्स लिखने के बाद आप चाहे बोर्ड का क्वेश्चन लगाएं, अपना सैम्पल पेपर उठाइए, या उसी पर्टिकुलर टॉपिक से आप किसी पर्टिकुलर कंपटीशन का क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता आप पर्टिकुलर कोटा के बुकलेट को उठाइए, नहीं आप उसको करें। आप जब ना आए तब आप नीचे कमेंट करें, क्लेम करें कि आपका नोट सही नहीं है ना। हमने पूरी तरीके से सारे कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का काम किया है। तो आप पूरी कोशिश करें और समझने का काम करें। जब तक आप नोट्स को या ध्यान से पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक बिल्कुल भी नहीं आएगा। वीडियो को ऐसे ही थोड़ी देर देख करके ख़त्म कर देना, ये आपके पर्टिकुलर पोर्शन पे नहीं है। नहीं, अर्थात आपको सच में अगर पढ़ना है तो वीडियो को जब आप स्टार्ट करते हैं तभी से आप अपनी कॉपी लेकर के बैठे, पेन लेकर के बैठे और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ नोट करने का काम करें। और नोट करने के बाद आप क्वेश्चन पे जाएं और क्वेश्चन को देखने का काम किए कि हमने जो समय गंवाया है इस वीडियो को देख करके, नहीं वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो आप ये काम करें, और जब जेन्युइन न लगे ना तब आप कमेंट करें। तो फिलहाल में पहले तो मैं यही कह सकता हूँ कि पहले आप पर्टिकुलर वीडियो देखें और फिर करें। और जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप अगर आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर बोर्ड में डायरेक्टली इन सभी पर्टिकुलर पोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, या फिर मैं वही पर्टिकुलर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ ना जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जेन्युइन जो टॉपिक वाइज या लिंक वाइज बनते हैं। जैसे हमने केएच का टेम्परेचर के साथ कितनी बार क्वेश्चन आ चुका बोर्ड के अंदर, आपको यकीन नहीं तो सिंपल पेपर उठाइए, कितनी बार वो यहाँ पर इस तरीके से हमसे पूछा है केएच के रिलेशन के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस के बारे में, किसके लिए कम है किसके लिए ज़्यादा है केएच की वैल्यू। तो ये सारी पर्टिकुलर पोर्शन। इसी तरह हम लोग सोल्यूशन के एक लंबे फेज को पार करते हुए आपको मोलैलिटी और ये सारी स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। तो इतना जो लंबा वीडियो हम लोगों का आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा कंटेंट पूरी तरीके से एक्स्ट्रा दिया जा रहा है आपको, कि आप पर्टिकुलर बाउंड्री न रखें बोर्ड का या फिर एग्ज़ाम का, कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आप ओवरऑल पढ़ें पहले। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई अलग से सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल यही सिलेबस पढ़ाया जाता है। जब आप बाहर कोचिंगों के लिए जाते हैं, नहीं अलग अलग बाहर बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो यही एनसीईआरटी को ही रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू बना करके बुकलेट बनाई जाती है। तो कॉन्सेप्ट किसका? एनसीईआरटी का। पढ़ा क्या रहे? एनसीईआरटी का कोई पॉइंट अगर छूटता है तब बताइए, एनसीईआरटी का कोई कॉन्सेप्ट छूटता है तब बताइए। नहीं, सारे कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। अगर इसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो यकीन मानिए जो आपको नहीं समझ में आता था ना वो आपको पर्टिकुलर समझ में आने लगेगा। ये कॉन्फिडेंस मेरा है, आप जाकर के पढ़ने का काम करें। लेकिन हाँ, पढ़ते समय अपना कंसंट्रेशन बरकरार रखें कि जो पढ़ाया जा रहा है सच में उसको पकड़ने का काम करें। एक्चुअल में टीचर समझाने का काम क्या कर रहा है उसको समझने का काम करें ना। पढ़ने का मतलब है आप जहन में बैठ जाएं, टीचर के दिमाग को ही पढ़ लें कि वो बताना क्या चाह रहा है, और उसके बाद अपने दिमाग
को उसमें रख करके अपने हिसाब से उसको क्या कर लें, मेंटेन कर लें कि मैं अपने हिसाब से इसको इस तरह से रखूँगा, टीचर ने अगर ऐसे बताया तो नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आप समझने का काम करें और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मोटिवेशन मिले हमको भी कि हम आपके सामने और भी अच्छी वीडियोस लेकर के आएँ, और भी अच्छे कंटेंट लेकर के आएँ, और भी आपका एक अलग सीरीज़ लेके आएँ कि कंपटीशन पर्पज़ के लिए एक नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करें, ऐसा कुछ काम किया जाए। नहीं तो ये तभी हो पाएगा जब आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, नहीं तभी ऐसा हो पाएगा। चलिए अभी के लिए धन्यवाद। आगे जब हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में मिलेंगे तो राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर वाली सब कुछ बातें करेंगे, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट फिजिकल पर्टिकुलर केमिस्ट्री का, नहीं तो इसको। चलिए अभी के लिए धन्यवाद।